हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी दोस्तों। एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने जेनेटिक्स के अंदर कल अपने जेनेटिक्स की जो भी डेफिनेशन थी, जितनी भी अपने आगे काम में आएगी वो सभी पढ़ ली थी। उम्मीद करते हैं भी आज सभी रिवीजन करके आए होंगे वो डेफिनेशन। आप वो डेफिनेशन लिखाई थी मैंने आपको, वो जब तक आप अच्छी तरह से याद नहीं करोगे, कवर नहीं करोगे ना कोई चीज, तो आगे क्या है आपके समझने में थोड़ी क्या कठिनाई आएगी। जैसे अपने कल एलील के बारे में पढ़ा था, भी एलील क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। उसके बाद अपना पढ़ा था भी समयुग्मनज क्या होता है, विषमयुग्मनज क्या होता है, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, अर्ध युग्मनज अवस्था कौन सी होती है, और पेनिट्रेस क्या होता है, प्रभावी यानी डोमिनेट लक्षण कौन से होते हैं, प्रभावी किसको बोलते हैं। वो चीजें आपने यदि पढ़ी है तो आज अपने आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी क्या है जोर नहीं आएगा। आज अपनी हेडिंग डालेंगे मेंडलवाद। मेंडल का जन्म कब हुआ था, प्रकाशन कब हुआ था, कौन से पादप का चयन किया था, उद्यान मटर पर भी क्यों किया था, वो चीजें आज अपनी सारी क्या है पढ़ेंगे। ये चीजें तो अपनी क्या है जेट में एग्जाम दिया था पढ़ी हुई है, बीएससी में भी पढ़ी हुई है, पर अपने क्या है कि इन चीजों को साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। पहले हेडिंग डालो मेंडलवाद। अपने बात कर ले मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रिगोर जोहन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रिगोर जोहन मेंडल। ग्रिगोर जोहन मेंडल। अपने बात करें भी मेंडल का जन्म कब हुआ था, अपने को पूछ ले भी जन्म तो 1822 और मृत्यु कब हुई थी 1884 में। अब पूछ ले भी जन्म कहाँ हुआ था मेंडल का, जन्म हुआ मेंडल का ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बात कर ले तो सिल्लेनिया इजनडोर्फ ऑस्ट्रिया, यानी उनका गांव कौन सा था, सिल्लेनिया। और शहर पूछ ले तो अपना कौन सा हो जाएगा, इजनडोर्फ शहर, यानी ऑस्ट्रेलिया के सिल्लेसिया गांव के इजनडोर्फ शहर के अंदर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था 1822 में। अब पूछ ले उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग कब शुरू किए थे, प्रयोग 1856 से 1863 में। किस पर किए थे, उद्यान मटर पर, उद्यान मटर पर। भी मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उन प्रयोग की शुरुआत कब की थी, तो 1856 से 1863 पर उद्यान मटर में उसने क्या किए थे, अपने प्रयोग किए थे। अब बात कर ले भी उनके शोध का प्रकाशन हुआ था वो किस नाम से हुआ था, शोध पत्र का नाम क्या था। भी अपने को बूझ ले भी मेंडल ने जो शोध किए थे उन शोध पत्र का नाम क्या था। भी शोध पत्र का अपने नाम बूझ ले तो क्या होगा, पादप संकरण में प्रयोग, पादप संकरण में प्रयोग। इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इंग्लिश में बात करें तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यानी शोध पत्र का नाम पूछ ले तो क्या होगा, पादप संकरण में प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब पूछ ले उनके शोध पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया था, शोध पत्र का प्रकाशन किसके अंदर हुआ था, तो पूछ ले तो वो हो जाएगा अपना नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न। ये अपने पूछ ले भी शोध पत्र है
शोध पत्र में प्रकाशन अपने पूछ ले भी, इनका शोध पत्र का नाम क्या था? वो तो हो जाएगा एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन। अपने पूछ ले भी इनके शोध पत्र का प्रकाशन है वो किसके अंदर हुआ था? तो वो हो जाएगा अपने नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न, सोसाइटी ऑफ बर्न, BURN है बर्न, के जर्नल में क्या हुआ था? इनका प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किए थे। प्रकाशन में प्रस्तुत किए। मेंडल ने अपने जो शोध पत्र था उसका प्रकाशन वो किसके 1865 में किया था? मेंडल ने जो अपना शोध पत्र का प्रकाशन है वो कब प्रस्तुत किया था? 1865 में किया था। बुझ ले भी कहां पर उन्होंने अपने शोध पत्र का प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किया था? तो हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न के जर्नल में क्या उन्होंने प्रकाशन हेतु प्रस्तुत किए थे। सन बुझ ले तो अपना हो जाएगा 1865। मेंडल है, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रिगोर जॉन मेंडल, जन्म 1822 से 1884, जन्म स्थान बुझ ले तो सिलिनिया इजेंडोर्फ ऑस्ट्रेलिया। उसने जो मेंडल ने जो प्रयोग किए उनकी शुरुआत कब की थी? 1856 से 1863। किस पर? डायमीटर पर प्रयोग किए थे। शोध पत्र का नाम और प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किए वो दो हो गए। शोध पत्र का नाम हो जाएगा एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है कि नॉर्मल जानकारी अपनी पढ़ी हुई है पर अपने के इनको एक बार नोट कर लो। कभी कभी क्या है कि बिल्कुल एग्जीक्यूशन पूछ सकते हैं। इसके बाद अपने बात करें भी मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? मेंडल की सफलता के कारण पूछ ले तो उसमें अपने हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अभी उद्यान मटर का चयन करना, दूसरा हो जाएगा जो मात्रात्मक लक्षण थे उनका गुणात्मक गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन करना, और एक समय पर के भी एक या दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन करना। ये मेंडल की क्या थे? सफलता के कारण थे। मेंडल का पूरा नाम लिख लिया सभी ने। जन्म 1822 से 1884 कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के एडनडॉर्फ शहर के अंदर हुआ था। प्रयोग उन्होंने 1856 से 1863 में किस पे किए थे? उद्यान मटर पर किए थे। अब अपने को पूछ लिया मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? सफलता के कारण पहला तो ये हो जाएगा भी अपने उद्यान मटर का चुनाव, उद्यान मटर का चयन। दूसरा हो जाएगा भी अपने गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन करना। गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। और अपना तीसरा पूछ ले तो क्या किया भी एक समय पर उन्होंने क्या किया था? एक या दो लक्षणों की वसागति का क्या किया था? अध्ययन किया था। तीसरा क्या हो जाएगा भी एक समय पर एक या दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन। वसागति का अध्ययन किया था। मेंडल की सफलता के कारण क्या था? पहला तो ये हो जाएगा उन्होंने उद्यान मटर का चुनाव किया। दूसरा भी गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन किया। तीसरा हो जाएगा भी एक समय पर क्या भी एक या दो लक्षणों की वसागति का अध्ययन। अब बूझ ली भी मेंडल की असफलता के क्या कारण थे?
वो सॉरी एस्पेल था के सॉरी मेंडल के क्या है कि जो प्रयोग किए थे उसके उजागर होने के कारण क्या थे? एस्पेल तो हो ही नहीं थे, स्पेल ही हुए थे, तभी तो अपने क्या है कि इनकी पढ़ रहे हैं। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके उजागर होने के कारण क्या थे? तो अगली उससे पहले चीज लिख लो भी मेंडल भाग्यशाली क्यों थे? बुझले मेंडल भाग्यशाली क्यों थे? क्योंकि मेंडल ने क्या ध्यान मंत्र में जो अध्ययन किए थे ना, वो सभी लक्षण एक जिन्नी और गुणात्मक थे। भाग्यशाली क्यों थे? क्योंकि उन्हें उद्यान मटर पर प्रयोग या अध्ययन किए गए सभी लक्षण एक जिनी व गुणात्मक थे। बुझले मेंडल भाग्यशाली क्यों थे? क्योंकि उन्होंने जो उद्यान मटर का चुनाव किया था ना, उसके अंदर जितने भी सभी जीन थे वो एक जिनी और क्या थे? गुणात्मक थे। और मटर में किस चीज का संलग्नता का भाव होता है? ये भी पॉइंट है। मटर में क्या संलग्नता का भाव होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद में अगला लिखो भी मेंडल के प्रयोग उजागर नहीं होने के कारण। मेंडल के जो प्रयोग थे वो उजागर क्यों नहीं हुए थे? उजागर नहीं होने के कारण अपन देख लेंगे भी। एक तो क्या थी? संचार की कमी थी। पहला क्या हो जाएगा? संचार की कमी। पहला तो क्या हो जाएगा अपना? संचार की कमी हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करें अभी जैविक प्रक्रियाओं में उन्होंने क्या किया था? गणित का अध्ययन प्रयोग कर लिया था, जो क्या है कि उसमें वैज्ञानिकों को क्या है कि उस चीज का पता भी नहीं चला था कि जैविक प्रक्रियाओं में गणित का प्रयोग। मेंडल के प्रयोग उजागर नहीं होने के कारण बुझ ले तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा संचार की कमी थी। दूसरा उन्होंने क्या किया था? जैविक प्रक्रियाओं में क्या किया था? गणित का प्रयोग किया था। और उसके बाद अपने बात करें जो मेंडल ने कारक यानी जीन का जो सिद्धांत दिया था, उसका क्या है कि वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार ही नहीं किया था। जो उन्होंने शुरुआत में मैंने आपको बताया था भी कारक या एलिमेंट्स, तत्व या फैक्टर कारक जो शब्द दिए थे ना उन्होंने, कारक बाद में इसको जॉनसन ने जीन दिया। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था ना कारक या जीन का, वो क्या है कि अदर वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है कि स्वीकार भी नहीं किया गया था। उसके बाद अपने बात करें तो क्या है कि उसमें क्या है कि डार्विन नामक वैज्ञानिक थे ना अपने, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण क्या है ज्यादा लोग क्या मेंडल के जो प्रयोग थे उस पर क्या लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, वैज्ञानिकों ने क्या ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें क्या डार्विन क्या थे? प्रसिद्ध थे, उन्हीं के सारा एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। उसके अलावा अपने बात करें तो एक क्या थे? कार्ल नगेली नामक वैज्ञानिक थे। उनके सुझाव पर क्या है कि मेंडल ने क्या किया? आइरेशियम नामक स्पीशीज के अंदर एक ओकवीड खरपतवार होता है, तो उन्होंने उसका चयन कर लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पर उसको बाद में पता चला भी ओकवीड खरपतवार होता है, उसके अंदर क्या होती है? पार्थेनोकार्बोजेनिस यानी एक निषेचन पाया जाता था, जिसके कारण क्या है कि मेंडल के
जो प्रयोग किए थे वो एस पल रहा था। आपने ऊपर वाले नोट कर लिए। अगला क्या है, कारक यानी जीन का सिद्धांत। अन्य वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद अपने बात करें कि उसमें क्या थी, डार्विन की लोकप्रियता। उसके बाद बात करें अपने भी कार्ल नागेली नामक वैज्ञानिक थे। आयरेशियम स्पेसीज के खरपतवार था ओकवीड, यानी ओकवीड का प्रयोग या ओकवीड पर प्रयोग किए, लेकिन एस्पल रहने का कारण क्या था कि जो अपना ये आयरेशियम स्पेसीज का पादप है ना ओकवीड, उसमें क्या है कि पार्थेनोजेनिस यानी एक निषेचन पाया जाता था, जिसके कारण क्या है कि जो मेंडल अपना प्रयोग करना चाहते थे उसमें वो क्या सफल नहीं हो पाया। मेंडल के सिद्धांत के उजागर नहीं होने के कारण अपने पढ़ लिए भी, पहला तो था अभी संसार की कमी थी। दूसरा बात करें भी उन्होंने जो कि जैविक क्रियाओं में जो गणित का उपयोग किया था वो क्या कि उस टाइम वैज्ञानिकों को क्या इस चीज को बारे में पता ही नहीं चला था। उसके बाद अपने बात करें भी उन्होंने जो कारक या जीन का सिद्धांत दिया था वो अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया, स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद अपने बात हो रही डार्विन की लोकप्रियता थी, यानी जो डार्विन नामक वैज्ञानिक थे अपने, वो उस समय क्या है कि बहुत फेमस थे। तो उसके कारण क्या है कि अदर वैज्ञानिकों का क्या है कि इनकी तरफ इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया। तो जैसे अभी इस चीज को अपने ऐसे समझे, अभी क्या है कि अपने चैंपियन ट्रॉफी हुई है। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अपन बात करें अभी सेमीफाइनल और फाइनल 2 मैच अपने बात करें तो उसके अंदर अपने सबसे ज्यादा किस चीज को श्रेय दे रहे हैं। भी सेमीफाइनल और फाइनल जिताने का कारण अपने किसको मान रहे हैं, हार्दिक पांड्या को मान रहे हैं। भी हार्दिक पांड्या ने क्या है कि दोनों मैचों को क्या है कि जितवाया है। पर लेकिन यहाँ पर अपने बात करें पर यहाँ पे जो केएल राहुल है उसकी अपने बैटिंग देखोगे तो सबसे बड़ा रोल मैं तो केएल राहुल का मानता हूँ,
क्यों मानते हैं? के एल राहुल जिस टाइम अपने सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा था, यदि उस टाइम के एल राहुल आते आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया अपने को पता है अभी भारत को आगे जाने नहीं देता। तो उसी तरह क्या है कि इस समय क्या है कि अभी सबसे ज्यादा क्या है कि अपने हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा चर्चा में है, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है कि हर किसी को पूछ ले तो सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या के नाम ले रहे भी, कोई चीज उठा के देख लो है। पर के एल राहुल का क्या है कि सबसे ज्यादा योगदान था, पर लोकप्रिय कौन हो रखा है? हार्दिक पांड्या हो रखा है। तो उस उसी तरह क्या हुआ, अभी मेंडल की तरफ के लोगों का ध्यान भी नहीं गया, जिस तरह के एल राहुल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है ना अभी, उसी तरह मेंडल की तरफ क्या है अभी लोगों का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या की तरह भी डार्विन क्या थे, फेमस थे। और सबसे बड़ा कारण देखो अपने चैंपियन ट्रॉफी का, तो मैं तो के एल राहुल को मानता हूँ, चाहे सेमीफाइनल मैच हो चाहे फाइनल मैच हो, उस दोनों में नाबाद। पर अभी अपने रील और कुछ भी देखोगे ना इंस्टा पे और पे, तो सभी किसको श्रेय दे रहे हैं? फाइनल सेमीफाइनल का हार्दिक पांड्या को दे रहे हैं। पर बैटिंग में बात करूं मत, के एल राहुल को मानता हूं। नोट कर लिया सभी ने? कारक या जीन का सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अब बात करें भी अपने मेंडल के कार्य की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक थे 3। लिख लिया सभी ने? अब हेडिंग डालो भी, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक। 3 वैज्ञानिक थे। पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से की थी इन्होंने खोज, स्वतंत्र रूप से, ब्रैकेट में लिख लेना भी, स्वतंत्र रूप से 1900 में। तो इसमें 3 वैज्ञानिक आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा कार्ल कोरेंस, ये अपने जर्मनी के थे, इन्होंने मक्का पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद अपन दूसरे बात करें तो हो जाएंगे ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ये हॉलैंड के थे। इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर। और तीसरे थे अपने एरिक वॉन सिमार्क। तीसरे थे अपने एरिक वॉन सिमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है कि मेंडल के कार्य की पुनः क्या है कि खोज यानी शुरुआत की थी। कब की थी? 1900 में स्वतंत्र रूप से की थी। कार्ल कोरेंस ने जर्मनी के थे, मक्का प्लांट पर। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे। और एरिक वॉन सिमार्क, इन तीनों ने मेंडल के क्या है कि कार्य पर पुनः एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। तो अपने को पूछ लिया एग्जाम में मेंडल के कार्यों पर पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो ये 3 थे अपने।
इसके बाद अगला हेडिंग डालो भी आनुवंशिकी के उपयोग, यानी जेनेटिक्स का उपयोग किस किस में किया जाता है। अब अगला लिखो अपने आनुवंशिकी के उपयोग। आनुवंशिकी के उपयोग यानी जेनेटिक्स का उपयोग किस किस में किया गया था। आनुवंशिकी के उपयोग पहला लिखो अपने कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में अपने बात करें तो पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग में, पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग में अपने को पता है भी किस्मों का विकास करने में, और बहुत सारे तुमने आगे पढ़ेंगे भी प्लांट ब्रीडिंग में इनका क्या क्या उपयोग है, आगे सारी चीजें पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा। उसके बाद अपने बात करें तो घरेलू जानवरों के सुधार में, घरेलू जीवों के सुधार में या घरेलू जानवरों के सुधार में, ये चीजें भी अपने आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अपने बात करें तो औषधि विज्ञान के अंदर, औषधि विज्ञान में बात करें तो अपने वंशागत रोगों की पहचान करने में, वंशागत रोग की पहचान में और एंटीबॉडी के निर्माण में, एंटीबॉडीज के निर्माण में। इसके बाद अपने बात करें तो वर्गीकी विज्ञान में, वर्गीकी विज्ञान, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में अपने बात करें तो गुणसूत्र संरचना में, गुणसूत्र संरचना में। इसके बाद अपने बात करें तो एक होता है कैरियोटाइप, कैरियोटाइप यानी किसी जीव में कुल गुणसूत्र की प्राप्ति, कैरियोटाइप ले लेना, किसी जीव में कुल गुणसूत्र की प्राप्ति, किसी जीव में कुल गुणसूत्र की प्राप्ति, कैरियोटाइप। एक चीज होती है ईडियोग्राम, इसके अलावा एक चीज होती है ईडियोग्राम। ईडियोग्राम में क्या होता है भी किसी प्रजाति के, किसी प्रजाति के कैरियोटाइप, किसी प्रजाति के कैरियोटाइप का ग्राफिकल या चित्रित प्रारूप, ग्राफिकल या चित्रित प्रारूप अपन क्या बोलेंगे ईडियोग्राम, यानी किसी प्रजाति के कैरियोटाइप का ग्राफिकल या चित्रित प्रारूप क्या है, ईडियोग्राम। कैरियोटाइप क्या होता है भी किसी जीव में कुल गुणसूत्र की प्राप्ति। इसके बाद अपने और बात करें तो इवोल्यूशन यानी उद्विकास, अगला लिखना उद्विकास में, उद्विकास ये थोड़ा कि अपने को पता होना चाहिए, इनके बारे में अपने के आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो अपने को पता नॉर्मली थोड़ा ध्यान होना चाहिए भी जेनेटिक्स का उपयोग किस में किया गया था, या अपने जेनेटिक्स का उपयोग किस में करते हैं। किस क्षेत्र में बात करें तो अपने पादप प्रजनन यानी किस्मों के विकास में, और इसके बाद अपने बात करें घरेलू जीवों में, जैसे अपने बात करें मुर्गी है, उनकी मुर्गियों की नई क्या है कि नस्लें, या गाय भैंस की क्या है कि नई नस्लें विकसित करने में। औषधि विज्ञान में बात करें तो वंशागत रोगों की पहचान करने में या किसी रोग में एंटीबॉडीज के निर्माण में। टैक्सोनॉमी में बात करें तो अपने गुणसूत्र संरचना में पता लगाने कि में किस में कितने गुणसूत्र है क्या है। और कैरियोटाइप यानी किसी जीव में कुल गुणसूत्र की प्राप्ति। ईडियोग्राम का मतलब क्या हो जाए किसी प्रजाति में, किसी प्रजाति के कैरियोटाइप का ग्राफिकल या चित्रित प्रारूप क्या कहलाता है, ईडियोग्राम।
इसमें इतनी को समझने वाली तो बात है नहीं, पर अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, नोट कर लो ये। अब अपनी अगली हेडिंग डालो, जो अपनी क्या है कि यहाँ से हमेशा क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और अब इस चीज को अपने क्या है कि ध्यान से समझेंगे। पहला डालो मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसके अंदर कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था, यानी 7 लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन लक्षणों को अपने क्या बोलेंगे? विपर्यासी रूप। विपर्यासी रूप, या इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। मेंडल ने जो अध्ययन किए थे उसमें कितने लक्षण लिए थे? मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे। उन 7 लक्षणों को अपने क्या बोलते हैं? विपर्यासी रूप। अब अपने इसमें एक एक का पूरा अध्ययन करेंगे भी मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों पर अध्ययन किया था। तो अभी अपने क्या एक टेबल बनाओ, एक तरफ तो लिख लेना लक्षण, दूसरा लिख लेना विपर्यासी रूप, और तीसरी तरफ लिखना अपने गुणसूत्र, यानी जो लक्षण है उसका जीन है वो किस गुणसूत्र पर पाया जाता है वो अपने लिखेंगे, यानी गुणसूत्र संख्या। यानी जो मेंडल ने लक्षण किया, जैसे अपनी बात कर ली बीज का रंग है, तो उसके बीज का रंग का जो गुणसूत्र है वो किस जीन पर पाया जाता है वो चीज अपने लिखेंगे। अब मेंडल ने जो लक्षण लिए थे वो अपने एक साइड में लिखेंगे। विपर्यासी रूपों में अपने 2 होगा, एक तो होगा प्रभावी और दूसरा होगा अप्रभावी। कोई भी लक्षण है उसको अपने पहले ये समझेंगे कि कोई भी लक्षण है उसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसको जैसे बीज का रंग है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में समझो। जैसे कोई भी लक्षण है, जैसे बीज का रंग है, उसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसमें अपने विपर्यासी रूप में पर पहले तो अपने क्या लिखेंगे? प्रभावी रूप, बाद में लिखेंगे अप्रभावी। विपर्यासी में अपने पहले तो लिखेंगे प्रभावी रूप, बाद में दूसरा कौन सा होगा? अप्रभावी। इसी तरह अपने बात कर लेंगे भी एलील है, एलील को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे बीज का आकार हो गया, बीज का आकार है तो इसमें अपने जैसे कैपिटल टी आएगा, तो उसको अपने किस में लिखेंगे? पहले प्रभावी में, और दूसरा बीज का आकार है जैसे गोल और झुर्रीदार है। गोल को अपने किस से रिप्रेजेंट करेंगे? राउंड, यानी राउंड और रिंकल। उसको अपने एलील है तो उसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? राउंड को अपने कैपिटल आर से करेंगे, और जो झुर्रीदार है इसको अपने स्मॉल आर से क्या रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो प्रभावी होगा उसको अपने किससे करेंगे? कैपिटल से, और स्मॉल अप्रभावी होगा उसको अपने स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। ये चीज मैंने आपको तो पढ़ाई थी भी, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण मैंने आपको बताया था। तो प्रभावी लक्षण में आपको बताया भी कैपिटल से करेंगे और अप्रभावी को स्मॉल से करेंगे। वही चीज यहाँ पर है, जो एलील होंगे उसको अपने क्या करेंगे? कैपिटल से। प्रभावी होगा उसको कैपिटल से, और जो स्मॉल होगा अप्रभावी होगा उसको स्मॉल से। अब इसके अंदर लिखो, पहला लिखो बीज का रंग।
पहला है अपना बीज का रंग। बीज का रंग पहले लिखेंगे वो प्रभावी होगा। बीज का रंग पीला यानी येलो, येलो और ग्रीन। अब येलो को अपने रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल वाई से। और जो ग्रीन है इसको किससे करेंगे? स्मॉल वाई से। यहां लिख लेना, पहले लिखेंगे अपने येलो को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से, और जो स्मॉल है उसको करेंगे स्मॉल वाई से। दूसरा है अपना पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कैसा हो जाएगा? वॉयलेट, वॉयलेट और व्हाइट। व्हाइट इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लील को कैपिटल वाई, वो कैपिटल वी और स्मॉल वी, सॉरी इधर कैपिटल स्मॉल वाई होगा। इस तरह इनको अपने क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जो बीज का रंग येलो है उसको कैपिटल वाई से, और ग्रीन है उसको स्मॉल वाई से। जो बीज का रंग है इसका गुणसूत्र है इन दोनों का वो फर्स्ट, पहले गुणसूत्र पर होता है। इनका जो बीज का रंग और पुष्प का रंग है ना, इनका जो गुणसूत्र है, वो जीन है, वो कौन से गुणसूत्र पर होता है? फर्स्ट गुणसूत्र पर होता है। इसके बाद अपने बात करें तो अगला हो जाएगा अपना फली का आकार। अगला लिखो फली का आकार। अगला है फली का आकार, पुष्प है यहाँ पे। अगला है अपना फली का आकार। फली कैसी थी? फुल्ली हुई और सिकुड़ी हुई, यानी इनफ्लेक्टेड, इनफ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रेटेड। इसका गुणसूत्र है वो कौन से पे होगा? फली का है वो फोर्थ गुणसूत्र। जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर होगा? चौथे गुणसूत्र पर होगा। फली का आकार, फली का आकार कैसा है? फुल्ली हुई और सिकुड़ी हुई, यानी इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिकेटेड। इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल आई और स्मॉल आई। इसको अपने बार बार नहीं लिखेंगे, आपको उस चीज समझ में आ गई होगी। जो पहले पद आएगा उसी से क्या करेंगे? उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर वाई पहले है तो कैपिटल वाई, और फिर ग्रीन है फिर भी अपने इसको किससे करेंगे? स्मॉल वाई से। या वॉयलेट है तो कैपिटल वाई, व्हाइट को स्मॉल वी से। इसके बाद अपने अगला बात करें तो हो जाएगा पुष्प स्थिति। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति एक्सियल और टर्मिनल। पुष्प की स्थिति क्या हो जाएगी? एंजियल और टर्मिनल। इनका भी जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर होगा? चौथे गुणसूत्र पर होगा। ये पुष्प की स्थिति और फली का आकार है, इसका जीन कौन से गुणसूत्र पर होगा? चौथे पे। इसके बाद अपन बात करें भी पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई टॉल और डवार्फ। इनका भी गुणसूत्र कौन से पे होगा? सॉरी, इनका भी जीन कौन से गुणसूत्र पर होगा? चौथे पे होगा। उसके बाद बात करें अपने बीज का आकार। बीज का आकार, बीज का आकार कैसा हो जाएगा? गोल और झुर्रीदार, यानी राउंड और रिंकल। राउंड और रिंकल।
इनके गुणसूत्र की बात करें, बीज का आकार है, इसका जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर होगा, 7वें गुणसूत्र पर होगा। अब अगर लास्ट की बात करें वो हो जाएगा फली का रंग। लास्ट अपना कौन सा हो जाएगा, फली का रंग। फली का रंग कैसा होगा, हरा यानी ग्रीन और येलो। गुणसूत्र है वो किस पे हो जाएगा, वो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर होगा, 5वें गुणसूत्र पर। फली का रंग कैसा होगा, ग्रीन और येलो। अब एक चीज ध्यान रखना अपने क्या है कि बीज का रंग, वो फली का रंग और बीज के रंग में अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा पहले प्रभावी है प्रभावी। तो इस चीज को ध्यान रखना, अपने पहले तो लिखा है प्रभावी, बाद में लिखा है प्रभावी। अब फली का रंग है ना, पहले ग्रीन होगा प्रभावी। इस चीज को ऐसे देखना कि फली है वो अपनी क्या होती है, हरी होती है। कोई अपने किसी चीज की, सोयाबीन की फली है वो कैसी होगी, हरी होती है उसका कलर। तो इसे याद रखना कि फली का रंग पहले क्या होगा, हरा, बाद में पीला। बीज का रंग कैसा होगा, पहले येलो और बाद में ग्रीन। अब बात करें फली का रंग है, इस लक्षण का जीन कौन से गुणसूत्र पर होगा, 5वें गुणसूत्र पर। ये चीज नोट कर लो। वॉयलेट मतलब बैंगनी, व्हाइट। इनफ्लेट फली का आकार यानी फुल्ली हुई और सिकुड़ी हुई। पुष्प की स्थिति एक्सियल और टर्मिनल। पादप की ऊंचाई लंबा और बौना। बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। फली का रंग हरा और पीला। ये तो चीज अपने समझ गए। कोई भी लक्षण होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रभावी और पहले होगा प्रभावी बाद में अप्रभावी। कोई एलील होगा उसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रभावी को तो अपने करेंगे कैपिटल से, अप्रभावी को करेंगे अपने स्मॉल से। जैसे ये चीज अब आप बात करते हैं, जैसे पादप की ऊंचाई है, टॉल और राउंड है, इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एलील को, पादप की ऊंचाई है इसको कैसे करेंगे कैपिटल टी से, और जो ड्वार्फ है इसको स्मॉल टी से। ये अपने आगे क्या है कि क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भी बीज का रंग या फली का आकार है, उसको अपने जब क्रॉस कराएंगे तब ये चीज अपने को क्या पता होना चाहिए आगे। और जो गुणसूत्र की संख्या है ना, कौन सा इनका जीन कौन से गुणसूत्र पर होता है, यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना है। ये चीज ध्यान रखना कि फली का आकार, पुष्प की स्थिति और पादप की ऊंचाई है, इन तीनों का कौन सा जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर होगा, चौथे गुणसूत्र पर होगा। और पहले दोनों का बीज का रंग और पुष्प का रंग है, इनका गुणसूत्र जीन है वो फर्स्ट गुणसूत्र पर होगा। और बीज का आकार है ना राउंड और रिंकल, बीज का आकार का जो गुणसूत्र होगा लक्षण का जीन वो किस पे होगा, 7वें गुणसूत्र पर होगा। नोट कर लिया सभी ने। ये अपने क्या है कि नॉर्मल जानकारी सारी स्टार्ट होगी मेंडल की, कल अपने अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे भी एकल संकरण, संकरण, बैक क्रॉस, द्विसंकरण, ये सारी चीजें अपने कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इस टेबल को कल आप अच्छी तरह से याद करके आना।